देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक छोटे से पीपल गांव में रहता था, लेकिन जॉब के सिलसिले से मुझे अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। इन दिनों मुझे दिवाली के त्योहार की कई दिनों की छुट्टी मिल गई थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्योहार को अपने घर पर जाकर मनाऊंगा। मैं गांव के लिए निकल गया था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। शहर से गांव जाने से पहले मैंने शॉपिंग भी कर ली थी और शॉपिंग करके मैं वापस रात के 8 बजे अपने घर पर आया तो मैंने अपना सामान पहले से ही पैक कर रखा था और इसी के चलते हुए मैंने आकर सीधे खाना पीना खाया और खाना खाकर अपने गांव के लिए बस पकड़कर निकलने का फैसला किया। मैं 9:30 बजे तक बस स्टॉप पर आ गया था और आकर अपने गांव जाने वाली बस में चुपचाप बैठ गया। अगले दिन त्योहार था, इसलिए बस में ज़्यादा लोग नहीं थे। सब लोग ऑलरेडी अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। बस में तकरीबन 10 लोग बैठे हुए थे और बस थोड़ी देर के बाद ही अपने निर्धारित समय से बस डिपो से रवाना हो गई। टिकट लेकर मैं पीछे वाली एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस में बैठे सभी लोग बिल्कुल अनजान की तरफ बैठे हुए थे, जो कि थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मुझे उन लोगों से वैसे भी कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैं अपनी पीछे वाली सीट पर बैठकर बाहर नज़ारे का मज़ा लेने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसी के चलते हुए ना जाने कब थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं पीछे बैठकर सो ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई। जब मैंने कान खोल कर देखा तो मैंने पाया कि बस में जो आगे औरत बैठी हुई थी वो रो रही है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ 10 मुसाफिर बैठे हुए थे, लेकिन अब 7 मुसाफिर ना जाने कहाँ चले गए थे। मुझे लगा वो 7 मुसाफिर पहले उतर गए होंगे और इसी के चलते हुए मैं उस औरत से ये पूछने जा रहा था कि आप क्यों रो रही हैं। मैं अपनी जगह से उठा ही था कि तभी मैंने देखा कि असल में वो औरत नहीं रो रही थी, बल्कि रोने की आवाज़ कहीं और से आ रही थी। जब आगे बैठी उस औरत को एहसास हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है तो उसने पीछे की ओर गर्दन घुमा कर देखा तो मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल भयानक था और उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके रोने की जो आवाज़ थी वो बस के बाहर से आ रही थी और वो मुझे देखकर रो रही थी और उसके आंसू बहे जा रहे थे। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही थी। मैं चुपचाप जाकर वापस से अपनी सीट पर बैठ गया। अब तक मैं इतना तो समझ गया था कि मैं जिस बस में बैठा हुआ हूँ ये कोई नॉर्मल बस नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अभी मैं पीछे चुपचाप बैठकर अपने गांव के आने का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूर आगे जाने के बाद बस वाले ने अचानक ही ब्रेक लगा दिया है और ब्रेक लगाने के बाद बस में जो 3 लोग बैठे हुए थे वो भी एक एक करके तीनों लोग उतर गए। अभी मैं उनको उतरते हुए देख ही रहा था कि तभी उधर से बस के कंडक्टर ने आवाज़ लगाते हुए मुझसे बोला, अरे भाई साहब, आपको उतरना नहीं है क्या? बस का आखिरी स्टॉप आ गया है। मैंने कंडक्टर को बड़ी हैरानी के साथ देखा और बोला, पर भाई साहब मुझे पीपल गांव जाना है। इतना सुनकर बस के कंडक्टर ने बोला, बस का आखिरी स्टॉप यही था, अब आपको यहाँ से जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। मैंने बस के कंडक्टर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे ज़बरदस्ती बस से उतारने लगा। मैं अपना सामान लेकर बस से नीचे उतर गया और मेरी आंखों के सामने से वो बस आगे की तरफ चली गई और देखते ही देखते मेरी आंखों से वो ओझल भी हो गई। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि तभी मुझे वो लोग नज़र आए जो कि मुझसे पहले इस बस से नीचे उतरे थे। तभी मैंने देखा कि वो तीनों लोग एक कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जा रहे थे। उनको ऐसा करता हुआ देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। दरअसल मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो अभी तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और आसपास मुझे सुनसान रोड और जंगल के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे पर एक कब्रिस्तान मौजूद था जहाँ पर ये तीनों लोग जा रहे थे। तभी मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और निकालकर मैप की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की कि इस जगह से मेरे गांव की दूरी कितनी रह गई है।
लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मेरे मोबाइल का इंटरनेट नहीं चल रहा था जिसके माध्यम से मैं ये पता लगा पाता। मेरा मन तो मुझे बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। दरअसल मैंने उन तीनों लोगों का पीछे से छुपकर पीछा किया और कब्रिस्तान के गेट के बाहर उस वक्त एक लाइट भी जल रही थी। मैं अभी वहां तक पहुंचा ही था कि तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं चुपचाप वो तीनों को देखने के लिए कब्रिस्तान के अंदर की तरफ बढ़ गया। अभी भी मुझे वो तीनों नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा कर देखी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एक तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में टकरा कर गिर गया हो। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा तो मुझे नज़र आया वहाँ पर वो तीनों एक मिट्टी की बनी हुई एक झोंपड़ी के पास जा रहे थे। चांद की हल्की रोशनी का सहारा लेते हुए मैं भी धीरे से उनका छुपकर पीछा कर रहा था। तभी मैंने देखा कि जब वो तीनों मिट्टी के बने उस झोंपड़ी के पास गए तो तीनों अपने सर को इस मिट्टी के बने झोंपड़ी की दीवार पर जोर से मारने लगे। फिर मैंने देखा कि उस झोंपड़ी के अंदर से थोड़ी देर के बाद एक रोशनी हुई और उस घर का दरवाज़ा खुला। अंदर से कोई निकला, पर मुझे दूर से वो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे एक काली परछाई के अलावा वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाज़ा खोला और वो तीनों अंदर की तरफ चले गए। मैं दूर से खड़ा इन सभी चीज़ों को देख रहा था और एक तरफ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और दूसरी तरफ मेरे कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल मैंने देखा कि वो तीनों जैसे ही घर के अंदर गए तो उस झोंपड़ी का दरवाजा किसी ने बंद कर लिया और अभी जो लाइट जली हुई थी वो लाइट को भी किसी ने बुझा दिया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कब्रिस्तान के गेट की तरफ से कोई अंदर की तरफ आ रहा है। उसी के चलते मैं वहां पर मौजूद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। मैं पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था तो मैंने पाया कि वो 7 लोग कब्रिस्तान के अंदर आ रहे हैं और ये 7 लोग कोई और नहीं थे बल्कि ये वही मुसाफिर थे जो कि मेरे साथ बस में बैठे हुए थे। क्योंकि उस वक्त जब मैं बस में सो रहा था तो वो लोग बस के अंदर मौजूद थे, लेकिन जब मैं जागा तो वो लोग मुझे बस में दिखाई नहीं दिए। मैं चुपचाप पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो 7 लोग वापस से इस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे और जाकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि इससे पहले वाले तीनों लोगों ने किया था। ये लोग भी अपना सर उस झोपड़ी पर मारने लगे और कुछ देर के बाद उस झोपड़ी के अंदर से एक लाइट जली और एक काली परछाई ने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और ये 7 लोग भी उस झोपड़ी के अंदर चले गए और उसके बाद वो झोपड़ी का दरवाज़ा फिर से बंद हुआ। अब इन सब चीज़ों को देखकर मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अचानक से मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने कदम उस झोंपड़ी की तरफ जाने से रोक ही नहीं पा रहा था। मुझे कब्रिस्तान के बाहर जाना था, लेकिन मेरे कदम अपने आप ही झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस जगह से निकल जाऊं, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे ये काम नहीं हो पाया और मैं जाकर सीधा झोंपड़ी के सामने खड़ा हो गया। मुझे इतना होश था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा था। मैं अपना सर उस मिट्टी की बनी झोंपड़ी पर इस तरीके से मार रहा था जिस तरीके से इससे पहले वाले लोग मार रहे थे। फिर मैंने देखा कि कुछ ही पल के अंदर वो झोंपड़ी के अंदर लाइट जली और झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और फिर उसके बाद एक परछाई ने दरवाज़ा खोला तो उसको देखकर मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था। मेरे कदम अपने आप ही उस झोंपड़ी के अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो मैंने पाया कि मैं उस झोंपड़ी के अंदर जा रहा हूँ और जैसे मैं उस झोंपड़ी के अंदर गया तो वैसे उस झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर की लाइट भी बुझ गई। अब मैं होश में आ गया था, पर मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरे अलावा कोई मौजूद भी नहीं था। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था और मैंने चारों तरफ गर्दन घुमाकर भी देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वापस से पीछे की तरफ घूम गया और घूमकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा जहाँ से मैं अंदर आया था। दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और डर के मारे मेरी सांसें अपनी सीमित गति से काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और निकालकर फ्लैश लाइट को चालू किया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि मेरी फ्लैश लाइट की रोशनी
उस अंधेरे में काम ही नहीं कर रही है। मुझे अपने हाथ तक की उंगली अपने मोबाइल की फ्लैश की लाइट से दिखाई नहीं दे रही थी। उस झोंपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था, ये चीज़ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि डर से मेरा शरीर पसीना छोड़ना शुरू कर दिया और मैं पसीने में बिल्कुल नहा चुका था। मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा लेकिन मेरी आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं बोल पा रहा था या नहीं, लेकिन मेरे कानों में मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं मुंह तो हिला रहा था लेकिन आवाज़ का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी मुझे समझ में आया कि इस झोंपड़ी में ज़रूर एक बोर्ड मौजूद होगा जिसके माध्यम से इस झोंपड़ी में लाइट जलती थी। मैं इस अंधेरे में उस घर के बोर्ड को ढूंढने की कोशिश करने लगा ताकि मैं इस घर में रोशनी का जुगाड़ कर सकूं और इसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करूं। अभी मैं धीरे धीरे आगे की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गया हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। लेकिन जब मैं उसको बैठकर हाथों से छूकर महसूस कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लाश हो। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि इस झोंपड़ी के अंदर कोई मेरे अलावा और भी मौजूद है तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और डर से मैं वहीं पर थर-थर कँपने लगा। मैं इतना तो समझ गया था कि बिना रोशनी के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वापस से अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोर्ड को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अभी मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मैं किसी चीज़ से फिर से टकरा गया हूँ और मैंने उसे छू कर देखा तो वो जैसे किसी का पैर हो। मैं इतना तो समझ गया था कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और मेरे मन में ये भी आ रहा था कि जो 10 लोग अभी इस झोंपड़ी के अंदर आए थे वो शैतानी शक्ति है और शायद वो इस घर के अंदर जाकर सो रहे थे। फिर मैं डरते हुए वापस से खड़ा हुआ और इस झोंपड़ी के बोर्ड को ढूंढने लगा। मेरी थोड़ी कोशिश करने के बाद मेरे हाथ में कुछ ऐसा आ गया जो बोर्ड जैसा था। उसमें 4 बटन लगे हुए थे। मुझे नहीं मालूम कौन से बटन से क्या खुलता है, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर मौजूद सभी बटन को मैंने दबा दिया और तभी अचानक से इस झोंपड़ी के अंदर रोशनी हो गई और जैसी रोशनी पैदा हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पर 20 से 25 लोग सो रहे थे। पर उससे भी ज़्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सोए हुए थे, जैसे कोई सामान हम लोग एक दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो लोग सो रहे थे। इन सबके चेहरे भयानक और डरावने थे जिसको देखकर लगभग मेरी जान ही जाने वाली थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अभी मैं इस झोंपड़ी से निकलने का कोई रास्ता ही देख रहा था कि तभी मुझे मालूम हुआ जैसे पूरी झोंपड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है। जैसे ही मैंने ऐसा होता हुआ देखा तो मैं एक कोने में गिरकर सोने की एक्टिंग करने लगा जैसा कि वो सब कर रहे थे। तभी अचानक से मैंने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग सो रहे थे वो सब उठ गए हैं और उठकर उस दरवाजे को खोलने लगे। तो मैंने देखा कि जो सबसे पहले उठा था वो खड़ा हो गया था और सारी आत्माएं उसके शरीर के अंदर घुस गई थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही बाहर से कुछ और लोग भी घर के अंदर आ गए। मैं सही से देख नहीं पाया क्योंकि मैं खुद सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आए तो वैसे ही घर की लाइट वापस से बुझ गई और सब सो गए। अभी मैं वापस से अपनी जगह से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक से मेरी जेब में पड़े मोबाइल में फ़ोन बजने लगा और उसकी आवाज़ जैसे उस झोंपड़ी के अंदर गूंजी तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग अचानक से उठ गए और उस कमरे की बत्ती अपने आप ही जल गई। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं है और जैसे ये हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने देखा कि अभी जो लोग सो रहे थे वो अचानक से सब गायब हो गए और गायब होने से पहले उस झोंपड़ी की लाइट अपने आप ही जल गई। ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरे भाई का फ़ोन आया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा था उसकी आवाज़ मेरे भाई तक नहीं पहुँच पा रही थी। मैंने अपने भाई से मदद मांगने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं उससे मैसेज के माध्यम से मदद मांग लूँ। मेरा मैसेज भी उस तक नहीं जा पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं हाथ पैर चला ही रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहा था कि तभी अचानक से उस झोंपड़ी की लाइट जलने बुझने लगी। अभी मैं कुछ समझ पाता लेकिन उससे पहले ही मुझे देखने को मिला कि वो जो दरवाज़ा सामने मौजूद था
वो भी अपने आप कभी खुल रहा था तो कभी अचानक से बंद हो रहा था। अब ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी और डर के मारे मैं वहीं पर खड़ा कांपने लगा। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ मिनटों के बाद मैं बेहोश हो गया और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक खेत में पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े फट चुके थे और शरीर पर कुछ भयानक घाव भी मौजूद थे। साथ ही मेरा बैग भी मेरे बगल में पड़ा हुआ था। मैं खेत से उठकर एक गांव की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिससे मैंने पता लगाया कि आखिर मैं किस गांव में हूँ। तो मुझे पता चला ये मेरा ही गांव है, पीपल गांव। वो आदमी मुझे देखकर पहचान नहीं पा रहा था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी। लेकिन उसको मैंने अपने बारे में बताया तो वो आदमी मुझे अपने साथ मेरे घर तक छोड़ने आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे देखकर मेरे घर वाले भी हैरान हो गए और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे मैं घर पहुंचा तो मुझे लोगों ने घेर लिया और वहीं पास में एक डॉक्टर साहब भी रहते थे जिन्हें उन्होंने बुला लिया और उन्होंने मेरा इलाज किया। और सबने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ही सब कैसे हो गया। इसके बाद मैंने अपने साथ घटी वो सारी बातें उन सभी लोगों को बताई। मुझे गांव के लोगों से पता चला कि इससे पहले भी ऐसी घटना कई बार देखने को मिली है। असल में ये घटना आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी जब एक बस इसी गांव की तरफ से गुजर रही थी। तब उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बैठे सभी यात्री जलकर मर गए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उसके अगले साल से ठीक उसी दिन शहर की तरफ से एक भूतिया बस निकलती है जिसमें सभी आत्माएं बैठी होती हैं और वो अपने बस के अंदर इंसानों को बैठा लेती हैं, जिसके बाद उन्हें एक कब्रिस्तान की झोपड़ी के अंदर ले जाती हैं और वहीं पर मार डालती हैं। पर मुझे बचा हुआ देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर उन आत्माओं के चंगुल से मैं कैसे बच गया। शायद किसी की दुआ रही होगी जो मैं बच गया, वरना उनके चंगुल से कोई भी आज तक नहीं बच पाया था। दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया और मैं भी वापस से छुट्टियां पूरी होने पर अपने शहर की तरफ निकल गया। लेकिन मैं कभी भी गांव का सफ़र करता हूँ तो उस दिन नहीं करता हूँ जिस दिन ये हादसा हुआ था। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं रात का सफ़र बिल्कुल ना करूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।